नमस्कार साथियों। आज का जो वीडियो है हमारा वो यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आधारित रहेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से जो लागू करने जा रही है उसके बारे में हम डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने रहोगे तो समझ जाओगे कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी, ग्रेजुएटी आपको कितनी मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम पर, और यदि आप रिटायर्ड हो चुके हो आपको यूपीएस के अकॉर्डिंग आपको पेंशन कितनी मिलेगी, इस हिसाब से आप कन्वर्ट होगे एनपीएस से यूपीएस में। और इस वीडियो के लास्ट तक यदि आप बने रहोगे तो एनपीएस और यूपीएस में फ़र्क आप आसानी से समझ जाओगे दोस्तों। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो एकीकृत पेंशन योजना है ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। अब समझते हैं आगे योजना के अंतर्गत पात्रता क्या रहेगी, यानी कि ये किन किन पर लागू होगी। एनपीएस जो है वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय पे भी लागू होती थी, लेकिन ये यूपीएस जो है प्राइवेट सेक्टर पर लागू नहीं होगी। ये केवल गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन पे ही लागू होगी। तो पात्रता देखते हैं हम। सुनिश्चित भुगतान के लिए पात्रता यानी कि शर्तें क्या क्या है। यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अहरक सेवा के पश्चात अधिवार्षिकता प्राप्त कर लेता है, यानी कि कोई एम्प्लॉय जो है 10 साल ही सर्विस करता है, 10 साल 10 ईयर सर्विस करता है और वो रिटायर्ड हो जाता है, उसको भी ये पेंशन लागू होगी उन पर भी। दूसरा है 25 वर्ष की न्यूनतम अहर्क सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, यानी कि जो वॉल्यूंटरी रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति ले लेते हैं 25 साल की सेवा करने के पश्चात, उन पर ये लागू होगी। यानी कि मिनिमम जो सेवा करनी है हमारे को वो कितनी करनी है गवर्नमेंट में, 25 साल। 25 साल तो हमारे को सर्विस देनी ही होगी। यूपीएस में 25 साल मिनिमम सर्विस का दिया गया है क्राइटेरिया। आगे देखते हैं हम। सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। यदि आपको हटाया गया है, बर्खास्तगी की गई है तो इन मामलों पर यूपीएस लागू नहीं होगी। आगे देखते हैं हम योजना के अंतर्गत लाभ हमारे को किस तरीके से मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर यानी कि जो मैक्सिमम कितना मिल सकता है वो मिलेगा सेवानिवृत्ति से तुरंत। वो कैसे मिलेगा? सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन की 50% होगी। यानी कि आप जब रिटायर्ड होगे तो पेंशन की गणना किस तरीके से होगी आपकी, आपका जो लास्ट ईयर होगा, जो रिटायरमेंट वाला जो ईयर था उसके 12 महीनों की औसत निकाली जाएगी और मूल वेतन की गणना की जाएगी। यानी कि मान लो आपकी 60,000 रिटायरमेंट के टाइम पर तनख्वाह थी और उसके 9 महीने पहले आपकी जैसे मान लो 45,000 थी, तो इनका औसत जैसे मान लो 50,000 आया 12 महीने का औसत, तो औसत जो बेसिक माना जाएगा आपका कितना माना जाएगा, 50,000। इस तरीके से की जाएगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा अवधि के पश्चात ही देय हैं। ये 50% ये जो है गणना कब की जाएगी, 25 साल की आपकी सर्विस हो जाएगी, मिनिमम जो 25 साल की सर्विस करेगा उसके लिए। दूसरा है 25 वर्ष से कम सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान किया जाएगा। 25 साल से यदि आपकी कम सर्विस होगी तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो आनुपातिक रूप से उसी आधार पर दी जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी आपकी पेंशन। 10 साल या इससे अधिक सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन भुगतान। यूपीएस में मिनिमम जो पेंशन का भुगतान करने का जो क्राइटेरिया है, यानी कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम 10,000 तो मिनिमम आपको देंगे ही देंगे, इससे ज़्यादा तो दे, इससे कम भी देंगे, वो एक कंडीशन अलग हो जाएगी। आप टाइम पर अपना कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, अपना पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं कराओगे, आपको हटा दिया जाएगा, तो वो कंडीशंस अलग होगी।
और यदि आप इन कंडीशंस में नहीं आते हो तो मिनिमम आपको 10,000 रुपये तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, प्लस डीए अलग होगा। डीए जो डीए रिलीफ होता है, डियरनेस अलाउंस जो होता है वो डीए रिलीफ अलग होगा। आगे हैं न्यूनतम 25 वर्ष की आरक्षित सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के मामले में सुनिश्चित। यदि 25 वर्ष पश्चात आप 25 वर्ष की सेवा कर लेते हो, उसके पश्चात आप यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो जाते हो तो भी आपको ये पेंशन दे होगी। आगे देखते हैं सेवानिवृत्ति के पश्चात भुगतान धारक की यदि मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित या विवाहित में जैसे पति हो गया या पत्नी हो गया उसको दिया जाएगा, जो लीगल होगा उसी को दिया जाएगा। जैसे मान लो आप यदि पेंशन प्राप्त कर रहे हो लाख रुपए, 1 लाख रुपए यदि प्राप्त कर रहे हो, 1 लाख आपकी पेंशन है तो उसका 60% कितना देंगे मृत्यु के बाद, 60,000 रुपये आपको जो भी लीगल होगा उसको गवर्नमेंट देगी। आगे देखते हैं महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही होगी। जो डीए जो महंगाई राहत भत्ता जो है वो किस तरीके से, जो अभी जैसे मान लो 53% चल रहा है तो रिटायर्ड होने के बाद जो पेंशन मिलेगी उस पर भी 53% ही लागू होगा। आगे देखते हैं आरक्षित सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों की तरह 10% की दर से अधिवार्षिकता एक मुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यानी कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, जो आपको लमसम अमाउंट जो मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पर, जैसे मान लो 50 लाख रुपए मिलते हैं, या वो किस तरीके से देगी गवर्नमेंट, आपकी जो प्रत्येक जो 6 महीने की है वो एक ब्लॉक मान लो, जैसे मान लो 1 साल में कितने 6 महीने हो गए, ब्लॉक हो गए 2 ब्लॉक हो गए। आपने 10 साल सर्विस कर ली उसमें कितने ब्लॉक हो गए आपके 20 ब्लॉक। और आपकी जो लास्ट में जैसे मान लो बेसिक थी 50,000 बेसिक, फिर उसका 10% यानी कि 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10 यानी कि 1/10 इंटू आपकी जो है प्रत्येक 6 महीने के ब्लॉक कितने हो गए 10 साल में आपके 10 साल में आपके वो ब्लॉक हो गए 20, और ये आपको टोटल ग्रेजुएटी मिल जाएगी। इसकी गणना कर लोगे तो जैसे मान लो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 50,000 था, ये इंटू 2 करोगे तो लाख रुपए आपकी ग्रेजुएटी हो गई। आगे देखते हैं हम एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस 2 निधियों को मिलाकर बनेगा। गवर्नमेंट कह रही है कि हम 2 कॉर्पस निधि बनाएंगे। पहला क्या है, कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पस, यानी कि जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे, पहला कॉर्पस कौन सा होगा, जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे, जितना आप मिलाओगे उतना ही गवर्नमेंट मिलाएगी। दूसरा क्या है, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक पूल कॉर्पस, जो अतिरिक्त कॉर्पस का जो निर्माण करेगी गवर्नमेंट उसका क्या नाम होगा, पूल कॉर्पस। और जो हमारा जो कंट्रीब्यूट होगा और गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करेगी उसका क्या नाम होगा, व्यक्तिगत कॉर्पस। 2 कॉर्पस जो बनाएगी गवर्नमेंट, एक तो व्यक्तिगत कॉर्पस और एक पूल कॉर्पस। आगे देखते हैं दोस्तों कर्मचारी का अंशदान। कर्मचारी कितना अंशदान करेगा, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, उसका कितना 10%, और इसी के बराबर कितना गवर्नमेंट करेगी, अपने बराबर ही केंद्र सरकार कंट्रीब्यूट कर देगी, जो कि प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा। जो अपना 10% होगा और गवर्नमेंट का जो 10% होगा वो किस में जमा किया जाएगा, व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा। साथियों आपका क्वेश्चन होगा कि पूल कॉर्पस में क्या जमा किया जाएगा, ये भी देखते हैं हम आगे। केंद्र सरकार द्वारा उन सभी कर्मचारियों के लिए अनुमानित यानी कि 8.5%, 8.5% किसका, हमारा जो मूल वेतन होगा और महंगाई भत्ते का होगा। अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी गवर्नमेंट, जिसको किस में जमा करेगी गवर्नमेंट, पूल कॉर्पस में जमा करेगी। पूल कॉर्पस में क्या जमा करेगी, 8%, 8.5% जो अनुमानित है वो अतिरिक्त गवर्नमेंट हमारे लिए जमा करने का वादा कर रही है। आगे देखते हैं हम कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं, यानी कि जो
पेंशन निधि विनियामक जो बोर्ड है, विकास प्राधिकरण जो बोर्ड है, ये हमारे को ऑप्शन देंगे कि व्यक्तिगत कॉर्पस से आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, आपने जैसे मान लो कोई भी विकल्प का प्रयोग नहीं किया, निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न गवर्नमेंट जो लागू करेगी उसी के आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। आगे देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से, अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से किसका निर्माण हुआ था? फुल कॉर्पस का। फुल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधित निर्णय पूरा किसका और रहेगा? केंद्र सरकार का, क्योंकि वो पैसा किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का था। व्यक्तिगत कॉर्पस में तो हमारा भी कंट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन पूल कॉर्पस में हमारा कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा था पैसा, इसलिए पूरा अधिकार किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। आगे देखते हैं, पूर्व में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, यानी कि जो 1 अप्रैल 2025 से पूर्व जो सेवानिवृत्त हो जाएंगे कर्मचारी, यदि एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टॉप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्माण करेगी। ये उनके लिए भी लागू होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के विकल्प का चयन करने वाले कर्मचारियों के लिए बेंचमार्क कॉर्पस मूल्य की गणना निम्न नियमों से की जाएगी। यानी कि जो एक बेंचमार्क कॉर्पस जो होगा उसके मूल्य की गणना इन नियमों के आधार पर की जाएगी। सेवा अवधि में प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारियों और नियोक्ता कौन हो गया? गवर्नमेंट, दोनों के लिए प्रयोज्य अंशदान की नियमित प्राप्ति। आपकी जो बेंचमार्क कॉर्पस में जो गणना की जाएगी वो तभी की जाएगी सही तरीके से जब आपका भी पैसा समय से जमा होगा और गवर्नमेंट का पैसा भी जमा होगा, तो जाकर वो नियमित रूप से गणना तरीके से की जाएगी। यदि प्रत्येक महीने अंशदान प्राप्त नहीं होता है तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाला उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा। यानी कि यदि आपका अंशदान उनको प्राप्त नहीं होता है तो फिर आपकी पेंशन पर फर्क पड़ेगा, वो भी रेशो प्रोपोर्शनल के हिसाब से कम होती जाएगी। दोस्तों वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा, अंत तक बने रहना। इसमें हम देखेंगे कि लास्ट में किस तरीके से हमारी जो ग्रेजुएटी है वो मिलेगी। चलो आगे शुरू करते हैं हम। अब हम मेरे को आगे उदाहरण जो दिया हुआ है, उदाहरण में क्या क्या शर्तें हैं। किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से 12 महीने का औसत मूल वेतन, जैसे मान लो कितना आ गया? 45,000 रुपये। गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल दिया है, जैसे मान लो आप रिटायरमेंट हो गया और आपके 12 महीने का औसत कितना आया? आपके 45,000 रुपये की बेसिक आ गई। कर्मचारी के पास 25 वर्ष में कितने महीने हो गए? 300 महीने या उससे अधिक की अहरक सेवा महीनों की संख्या के आधार पर कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा हो गए। कर्मचारी ने निवेश का जो पैटर्न जो यूज किया था वो डिफॉल्ट पैटर्न, यानी गवर्नमेंट का द्वारा ही किया गया। ये कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की, यानी कि आपने जो पैसा जमा करवाया गवर्नमेंट को उसमें से कोई भी पैसा आपने नहीं निकाला, तो उस हिसाब से आपका पेंशन कितनी बनेगी उसकी गणना हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है अपना, सभी शर्तों को यदि कर्मचारी पूरा करता है तो उसकी कितनी बनेगी पेंशन, इस हिसाब से देखते हैं। सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य कितना हो जाएगा? गवर्नमेंट के हिसाब से व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य, यानी कि अपने हिसाब से अपन ने 25 साल यदि नौकरी की है तो 50 लाख रुपए ये व्यक्तिगत कॉर्पस के हो गए, गवर्नमेंट कह रही है एग्जाम्पल के रूप में। और बेंचमार्क कॉर्पस यानी कि गवर्नमेंट के कितने हो गए? 50 लाख। तो देखते हैं, यहाँ देखो इस फॉर्मूले में देखो 45,000 अपनी बेसिक थी रिटायरमेंट के टाइम पर, औसत 12 महीने की, उसमें 2 का भाग दिया। 300 महीने अपने कितने हो गए? 25 साल की नौकरी के 300 महीने हो गए, और 300 महीने गवर्नमेंट मैक्सिमम मान रही है। और ये कितना है? यानी कि व्यक्तिगत कॉर्पस है। व्यक्तिगत कॉर्पस का भी कितना हो गया? 50 लाख, और बेंचमार्क कॉर्पस का भी कितना हो गया? 50 लाख। तो आपकी जो पेंशन की बेसिक है वो कितनी बन जाएगी? 22,500 रुपये। 22,500 में आपको महंगाई राहत भी दिया जाएगा, यानी कि अभी जैसे मान लो 53% है तो 22,500 का 53% वो इसमें जुड़ जाएगा। ये अपने को
पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला बता दिया कि आपकी पेंशन लगभग इतनी बन जाएगी यदि आपकी बेसिक कितनी है रिटायरमेंट के टाइम पर 45,000 और आपने 25 साल सर्विस की है तो। अगला एग्जाम्पल है अपने पास, कर्मचारी के पास 15 साल में कितने महीने हो गए दोस्तों? 180 महीने हो गए। 180 महीने हो गए तो यहाँ देखो, जैसे मान लो अपनी 45,000 बेसिक थी, उसमें 2 का भाग दिया, अपन ने कितने महीने जॉब की पूरी? 180 महीने। और जो व्यक्तिगत कॉर्पस है वो कितना है? 30 लाख। और जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो भी कितना बन गया? 30 लाख। तो अपनी सैलरी कितनी बन गई, यानी कि पेंशन कितनी बन गई? पेंशन की बेसिक 13,500। इसमें डीए भी आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम, आगे है अपने पास, कर्मचारी के पास 10 साल ही उसने जॉब की है। 10 साल उसने जॉब की है तो देखो 10 साल जॉब की, मान लो 45,000 उसकी बेसिक थी, 10 साल जॉब की है तो 10 साल में कितने महीने बने? 120 महीने। और जो व्यक्तिगत कॉर्पस का जो कितना आया? 25,000। और बेंचमार्क कॉर्पस का कितना आया? 25 लाख। और ये भी 25 लाख। जो पेंशन का जो बेसिक है वो कितना आ रहा है इस हिसाब से? 9,000। 9,000 पेंशन आपको नहीं मिलेगी बेसिक। कितना मिलेगी दोस्तों? 10,000। गवर्नमेंट कह रही है कि हम, यदि आप पूरी पॉलिसीज का, हमारी जो पॉलिसीज है उनका पालन करते हो तो हम आपको न्यूनतम बेसिक कितना रखेंगे पेंशन का? 10,000। तो इस हिसाब से कितना हो गया बेसिक? 9,000 बन रहा था, लेकिन दे रही है कितना गवर्नमेंट? 10,000 देगी। आगे 10,000 से कम भी होगी बेसिक, वो कंडीशन आएगी आगे दोस्तों। देखो हाँ, आगे की क्या है, यदि कर्मचारी ने क्या कर ली? आंशिक निकासी कर ली। यानी कि आपने जो पैसा जमा करवाया उसमें से कुछ पैसा आपको जरूरत पड़ गई तो कुछ पैसा आपने निकाल लिया, तो उस कंडीशन में आपकी पेंशन कितने बनेगी रिटायरमेंट के टाइम पर वो देखो। आपकी बेसिक कितनी थी? 45,000। उसमें 2 का भाग दिया। 10 साल आपने सर्विस की, 10 साल सर्विस की तो 120 महीने हो गए। 120 महीने हो गए। ये कितना है? व्यक्तिगत कॉर्पस निकाल लिया आपने। 25 लाख रुपए बनना था, लेकिन बना कितना? 22 लाख। 3 लाख आपने आंशिक निकासी कर ली, इसलिए 3 लाख यहाँ 22,000 ही, 22 लाख ही आया। तो आपकी जो पेंशन की बेसिक है वो कितनी बनेगी? 8,800। इस मामले में पेंशन 8,800 रुपये के साथ लागू महंगाई राहत होगी। यानी कि अब गवर्नमेंट आपको 10,000 नहीं देगी, क्योंकि आपने बीच में कितना रुपए निकाल लिया? 3 लाख रुपए की निकासी कर ली। इसलिए अब आगे का देखते हैं एग्जाम्पल हम। कर्मचारी क्या कर दिया? अब कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा नहीं हुए। नियमित रूप से जमा नहीं हुए तो क्या होगा? आपने यदि नियमित रूप से अंशदान जमा नहीं करवाया तो आपकी पेंशन पर फर्क किस तरीके से पड़ेगा वो देखो दोस्तों। आपकी बेसिक रिटायरमेंट के टाइम पर 45,000 थी, आपने 25 साल नौकरी की है, आपका 300 ये महीना आ गया। अब देखो 50 लाख रुपए जो बनना था टोटल कॉर्पस, यानी कि बेंचमार्क कॉर्पस गवर्नमेंट के हिसाब से 50 लाख बनना था, और आपने व्यक्तिगत कॉर्पस में कितना जमा करवाया? 45 लाख ही जमा करवाया, यानी कि 5 लाख कम जमा करवा दिया। तो आपकी पेंशन देखो कितनी कम हो गई। वैसे कितनी होनी चाहिए थी? 22,500, और बन रही कितनी है अभी? 20,250 रुपये। और इसमें डी और जुड़ जाएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल हम। कर्मचारी ने आंशिक निकासी की बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में, जिसका मूल्य सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी द्वारा वापस नहीं किया गया। अब देखो दोस्तों, आपने आंशिक निकासी कर ली। देखो 45,000 रुपये आपकी बेसिक थी, आपने 25 साल नौकरी की, 300 महीने हो गए, और आपने 10 लाख रुपए निकाल लिए, क्योंकि 40 लाख ही जमा है अभी आपके जो व्यक्तिगत कॉर्पस में। अब देखो आपकी बेसिक कितनी, वो बेसिक कितनी हो गई पेंशन की यूपीएस के अकॉर्डिंग? 18,000। आगे देखते हैं हम। कर्मचारी ने व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश विकल्पों का विकल्प चुना और व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक रहा। यानी कि आपने डिफॉल्ट पैटर्न नहीं चुना, आपने पैटर्न अलग चुना, और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो आना कितने आ रहा? कितना बेंचमार्क कॉर्पस? 50 लाख। और आपका व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य अब कितना हो गया? 55 लाख रुपए हो गए। इस तरीके से क्या होगा देखो दोस्तों, आपकी पेंशन की गणना क्या होगी? वही 45,000 बेसिक, और यहाँ क्या हो गया? 300 महीने हो गए आपके,
यहाँ कितना लेगी गवर्नमेंट? व्यक्तिगत कॉर्पस से भी 50 लाख ही लेगी। अब आप बोलोगे वो 5 लाख कहाँ गए हमारे, जो एक्स्ट्रा जो बने रहे थे वो आपको गवर्नमेंट डायरेक्ट अकाउंट में पे कर देगी। उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। पेंशन मैक्सिमम कितनी देगी गवर्नमेंट? बेंचमार्क कॉर्पस के अनुसार ही देगी, व्यक्तिगत कॉर्पस के अनुसार नहीं देगी मैक्सिमम। यानी कि अभी भी गवर्नमेंट कितनी दे रही है पेंशन आपको? 22,500 ही देगी। आगे देखते हैं दोस्तों हम, यानी कि जो सेवानिवृत्ति, या तो आपकी सेवानिवृत्ति हो गई, 10 साल आपने जॉब कर ली, या 25 साल बाद आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, तो उस टाइम आपको एक मुश्त भुगतान की गणना किस तरीके से की जाएगी, उसकी गणना ये है। मान लो आपकी बेसिक कितनी है? 45,000, और जैसे मान लो उस टाइम पे डीए कितना जैसे मान लो अभी डीए 53% है, तो उस टाइम पे भी डीए 53% मान लिया, तो 23,850 रुपये डीए के हो गए। टोटल कितना हो गया? 68,850। अब एक मुश्त जो राशि है वो किस तरीके से मिलेगी, इसका फॉर्मूला गवर्नमेंट ने बताया आपको यूपीएस के अंतर्गत, 1/10 इंटू 68,850 इंटू एल। एल क्या है? एल देखो दोस्तों, ये रहा एल। मान लो आपने 10 साल ही सेवा की, 10 साल में कितने 6 माही हो गई, यानी कि 6 महीने कितने हो गए? 6 महीने के ब्लॉक कितने हो गए 10 साल में? 20 ब्लॉक। तो आपकी एक मुश्त राशि कितनी हो गई? 1,37,700। मान लो आपने 15 साल गवर्नमेंट की सेवा की, तो आपके 6 महीने के कितने ब्लॉक हो गए? 30। तो एक मुश्त राशि कितनी मिलेगी आपको? 2,60,000। अब देखो, आपने जैसे मान लो 35 साल गवर्नमेंट की सेवा की, तो आपके 6 माही कितनी हो गई? 70। तो एक मुश्त राशि कितनी हो गई? 4,81,950। और गवर्नमेंट क्या कह रही है? कोई एक मुश्त राशि दे नहीं होगी। कब? यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष यानी कि 120 महीने से कम अंशदान से कम है। यानी कि एक मुश्त राशि कब नहीं मिलेगी आपको दोस्तों? जब आपकी सेवा अवधि कितनी हो? 10 साल से कम हो, क्योंकि ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं होती है दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।